हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संजय सर क्लास के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कूलाम का नियम। और ये नियम आपके 12वीं क्लास के स्थिर वैद्युतिकी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान से समझिएगा। चालू करते हैं कूलाम नियम। स्टूडेंट, कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल कहते किसको हैं? स्थिर वैद्युत बल होता है यदि कोई दो आवेश ऐसे हैं, मान लेते हैं एक आवेश है Q1 और कोई दूसरा आवेश है Q2, और ये दोनों के दोनों आवेश क्या हैं? स्थिर अवस्था में हैं। तो इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा उसको कहते हैं हम स्थिर वैद्युत बल या फिर कूलाम बल। पहले ही वीडियो में मैंने ये बताया था कि इस अध्याय को हम लोग जब तक पढ़ेंगे आवेश जो होगा वो क्या होगा? स्थिर अवस्था में रहेगा। तो इन दोनों स्थिर आवेशों के बीच में जो भी बल कार्य करेगा वो बल कहलाता है स्थिर विद्युत बल या फिर कूलाम बल। अब जो बल कार्य करेगा वो बल होगा कैसा, ये चीज निर्भर करता है इन दोनों की प्रकृति पर। यदि दोनों सजातीय आवेश हैं, दोनों सजातीय आवेश हैं, चाहे दोनों धनावेश हो चाहे दोनों ऋणावेश हो, उस स्थिति में दोनों के बीच में क्या कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और यदि दोनों विजातीय आवेश हो, मतलब ये माइनस हो ये प्लस हो, या ये प्लस हो और ये माइनस हो, उस स्थिति में इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा वो होगा आकर्षण बल। और ये जो दोनों बल हैं, ये दोनों बल ही कहलाते हैं क्या? स्थिर विद्युत बल या फिर इसे हम कहते हैं कूलाम बल। और ये बल होगा कितना का लगेगा ये बल? इस बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम साहब ने एक नियम दिया था, जिसे कूलाम का नियम या कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। फिर से, इन्हीं प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए कि ये बल एक्चुअल में होगा कितना, ये ज्ञात करने के लिए कूलाम साहब ने नियम दिया था, जिसे हम कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम या कूलाम का नियम कहते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कितना बल लगता है। इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहेंगे। कक्षा 11वीं में हम लोगों ने फिजिक्स में एक अध्याय पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण में हम लोगों ने ये देखा था कि यदि ये कोई दो पिंड हैं, ठीक है, जिनका द्रव्यमान कितना है? m1 और m2, तो इन दोनों के बीच में बल कार्य करेगा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और वो बल कितना होता था? उस बल का मान F अनुक्रमानुपाती कितना होता था? m1 इंटू m2। याद आ रहा है? कक्षा 11वीं में हम लोगों ने ये पढ़ा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ दो क्या थे? पिंड थे जिनका द्रव्यमान होता था। यहाँ पे दो क्या हैं? बिंदु आवेश हैं। एक पर Q1 आवेश है और एक पर Q2 आवेश है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा? वो इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक इसी प्रकार, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या थी? यदि इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r हो तो दूसरा होता था F अनुक्रमानुपाती 1/r²। 1/r²। यदि इन दोनों के बीच की दूरी भी स्मॉल r हो, ठीक है, यहां से यहां की दूरी क्या हो? स्मॉल r हो, तो ये भी क्या होगा?
आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने कक्षा, मैं इससे कंपेयर सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये ध्यान आएगा तो ये ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या किए, हम दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। किए थे ऐसा, वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाकर लिखने पर क्या हो जाएगा, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह यहां से हटता है तो क्या लगता था, जी। जी क्या है, समानुपाती नियतांक है जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते थे वहां पे, इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, वहां ये नियतांक लगता था, ये क्या है, एक नियतांक है, वहां ये नियतांक लगा था। यहां पे जो नियतांक लगेगा वो लगेगा F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां K बराबर समानुपातिक नियतांक, जहां K क्या है, समानुपातिक नियतांक। और इस समानुपातिक नियतांक मतलब K का जो मान होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। क्या क्या चीजों पर निर्भर करता है, पहला चीज जो निर्भर करता है वो होता है मात्रक की पद्धति, कि मात्रक की पद्धति क्या है, और दूसरा चीज जिसपे ये निर्भर करता है वो करता है ये माध्यम पर। ठीक है, फिर से इस K का मान जो निर्भर करता है वो करता है मात्रक की पद्धति पर, और दूसरा चीज माध्यम पर। अब इन चीजों पे निर्भर कैसे करता है उस चीज को देख लें, उससे पहले अब इसका मैं स्टेटमेंट समझा देता हूं। क्या इसका स्टेटमेंट आया कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लेते हैं। इस कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया कूलाम के नियम का क्या स्टेटमेंट, जो ये कहता है कि दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यदि दोनों सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण, विजातीय होंगे तो आकर्षण बल कार्य करेगा, और इसका मान दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल कार्य करता है, ये बल इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली इस रेखा के अनुदिश कार्य करता है। क्लियर है? ठीक है। अब जब इस K का मान किस पे K का मान किस पे निर्भर करता है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। K की निर्भरता, K किस पे अब निर्भर करता है, ये निर्भर करता है, सबसे पहले निर्भर करता है किस पर, मात्रक की पद्धति पर, मात्रक की पद्धति पर, और दूसरा निर्भर करता है माध्यम पर। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको पॉइंट टू पॉइंट जब हम समझेंगे ना तो ये हमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। वैसे इसको रट के आप याद तो तुरंत कर लेंगे, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है।
ठीक है। अब पहले पॉइंट को लेते हैं। जो पहला पॉइंट का क्या कहता है, के की मात्रक की पद्धति पर निर्भरता। कैसे ये मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है, इसको हम लोग देखते हैं। एसआई पद्धति में एसआई पद्धति में के का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना मान होता है। ये जो है ये क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, NAUGHT, एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में एप्सिलॉन जीरो के रूप में भी पढ़ते हैं। आपकी जो इच्छा हो वो बोल सकते हैं। इसको एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ सकते हैं या फिर एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हैं। और इसको ये होता क्या है, ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। अब विद्युतशीलता क्या होती है, यदि हम विद्युतशीलता को समझेंगे तो विद्युतशीलता हमको ये बताती है कि उस माध्यम में, जिस माध्यम में ये है, कौन, ये दोनों आवेश, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि कल्पना कीजिए कि यदि हम निर्वात में या हवा में जब चल रहे हैं तो हम जो हवा में बल लगाएंगे, और यदि हम पानी में हैं तो पानी में बल लगाएंगे, दोनों जो बल का मान होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। यदि हम हवा में चल रहे हैं तो हवा में हमारा बल क्या हो रहा है, सपोज हम तैरने की ही बात कर रहे हैं तो हवा में जब करेंगे तो हम क्या होंगे, हमको ज्यादा आसानी, बल क्या होगा, कम लगेगा। लेकिन वही चीज हम यदि पानी में तैरते हैं तो हमको उसमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है। मतलब माध्यम बदला तो बल का प्रभाव भी क्या होता है, बदल जाता है। उसी तरीके से यदि हवा में हम किसी को चांटा मारेंगे तो इसमें बल क्या होगा, कम लगाना पड़ेगा और चांटा भी जोर से लगेगा। लेकिन यही चीज हम पानी में करेंगे, पानी में किसी भी वस्तु को मारेंगे तो उस पर क्या होगा, बल कम लगेगा। किस पर, दोनों के बीच में बल कम लगेगा, और दोनों के बीच में जब बल कम लगेगा तो चोट भी कम लगेगा। ठीक है, समझ में आया। ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता, जो ये बताता है कि इसका प्रभाव कैसा है और कितना है। और निर्वात में इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। ठीक है। और जब हम इस एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ रखते हैं, पाई का मान रखते हैं 3.14, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो k बराबर मिलता है 9 × 10⁻9। ये वैल्यू मिलता है हमको k का। ठीक है। अब k का मान जब इतना मिलता है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बैक आते हैं, यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं तिर्यक गुणा करूं इसको तो k बराबर क्या मिलेगा, f × r² बटे q1 × q2। ठीक। k का मात्रक निकालेंगे तो क्या निकलेगा, f का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है। गुणा r का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, बटे q1 q2 आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। 2 बार गुणा है तो क्या हो जाएगा, ये कूलाम का स्क्वायर। इसको अगर ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ऊपर ले जाके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम का माइनस स्क्वायर, ये हो जाएगा। मतलब k का जो मान आया वो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम माइनस स्क्वायर। ठीक है। और k का मान जब इतना मात्रक होगा यहाँ पर रखेंगे तो ये
एप्सिलॉन नॉट का विद्युतशीलता का क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। और जब इसका इनवर्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 5 इंटू 10 का पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलम्ब स्क्वायर। ये हो गया इनका मान, किसका, के का और एप्सिलॉन नॉट का ये हो गया मान। ठीक है, ये मान जब यहां रखेंगे तो हमको एसआई पद्धति में एस बराबर क्या मिलेगा, एसआई पद्धति में एफ बराबर क्या मिला, 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये मिला। दूसरा, यदि k के जगह पे इस मान को रखेंगे तो f बराबर क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्या, एसआई पद्धति में किसका मान, इस बल का मान। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखते हैं सीजीएस पद्धति में इसका मान क्या होता है। सीजीएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में जब हम बदलेंगे तो यहाँ एसआई पद्धति में न्यूटन है तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 का पावर 5 डाइन। और मीटर में 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और कूलम्ब में जब सीजीएस में बदलेंगे तो पढ़ा था हमने क्या होता है, स्थिर कूलम्ब। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 कूलम्ब बराबर 3 इंटू 10 का पावर 9 स्थिर कूलम्ब, इतना के बराबर होता है। हम सभी को चेंज कर देते हैं। सीजीएस पद्धति में 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 का पावर 5 डाइन। ठीक है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है, 3 इंटू 10 का पावर 9 स्थिर कूलम्ब, इतना मान होता है। हम इसमें अगर रख देते हैं तो k का मात्रक क्या निकलेगा, k का मात्रक बराबर क्या मिलेगा, रखें यहां पर मान 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू न्यूटन है, 1 न्यूटन मतलब 10 का पावर 5 डाइन। ठीक है, फिर मीटर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो जाएगा, इंटू फिर क्या है, कूलम्ब माइनस स्क्वायर मतलब बटे में ले जाए तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 का पावर 9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर होगा तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू 1/3 3 जा 9 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18। ठीक है, अब इसको जब हम कट कर देंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 10 का पावर 9 5 4 18 हुआ, ये इससे कट जाएगा, क्या बचा 1। मतलब सीजीएस पद्धति में k का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। हम इसको आसानी से जान तो जाते हैं 1 कैसे होता है, लेकिन हम कभी इसके कॉन्सेप्ट को समझना नहीं चाहते, कैसे आता है 1, ये है उसका तरीका। आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको परीक्षा में लिखो, लेकिन ये 1 आता कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में k का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब सीजीएस पद्धति में k का मान 1 हो जाएगा तो f बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, सीजीएस पद्धति में। और ये हमको मिला कि इसमें एसआई पद्धति में। ठीक है, ये तो पहला स्थिति हुआ जब k का मान
मात्रक की पद्धति पर निर्भर कर रहा है। अब इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं, क्या जब k का मान माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, हमने ये निर्वात की विद्युतशीलता क्या माना था, यहाँ पे क्या जाना था, एप्सिलॉन नॉट। यदि हम ये माने कि माध्यम में इसका जो विद्युतशीलता है वो माध्यम में मान लेते हैं क्या है, एप्सिलॉन m है। क्या है, एप्सिलॉन m है। ये निर्वात में था एप्सिलॉन नॉट और ये माध्यम में है एप्सिलॉन m। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, k की माध्यम पर निर्भरता। और k की जब माध्यम पर निर्भरता निकालते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि निर्वात में विद्युतशीलता कितनी है, कितना है, एप्सिलॉन 0 है। कितना है, एप्सिलॉन 0 है। तो F बराबर क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये किस में मिला है, निर्वात में। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, माध्यम में विद्युतशीलता यदि हमें माने कि माध्यम में विद्युतशीलता एप्सिलॉन m है, तो F माध्यम में कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर क्या मिलेगा, F निर्वात बटे F माध्यम बराबर क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, पूरे के बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब ये कट जाएंगे, 1/4 पाई कटेगा, ये क्या बचेगा, एप्सिलॉन m ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, और इस पूरे को हम क्या करते हैं, इस पूरे को हम एक नया चीज मान लेते हैं, क्या, एप्सिलॉन r। ठीक है, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, हम एप्सिलॉन r मान लेते हैं। और इस एप्सिलॉन r को बोलते हैं क्या, निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता, और निरपेक्ष विद्युतशीलता का मतलब क्या हुआ, माध्यम का विद्युतशीलता बटे निर्वात में विद्युतशीलता। मतलब एप्सिलॉन r का मान कितना आया, एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, और इसका मान कितना है, निर्वात में लगने वाला बल बटे माध्यम में लगने वाला बल। ठीक है, और इस फॉर्मूले के सहायता से हम निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट अब क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे अब क्लियर हो जा रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट करूं, K की माध्यम पर निर्भरता, निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 हमने देखा अभी। तो F निर्वात बराबर इस सूत्र से कितना हो गया, K का मान रखे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। माध्यम की विद्युतशीलता यदि हम एप्सिलॉन m मान लें तो एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन m। अब समीकरण 1 और 2 का भाग देते हैं तो क्या मिलता है, एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन 0, और इसको हम मान लेते हैं एक नया एप्सिलॉन r जो कहलाता है निरपेक्ष में विद्युतशीलता।
ठीक है, ये हो गया कूलाम बल और कूलाम का नियम। इसके आधार पर हम एकांक आवेश की परिभाषा भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं उसको देखते हैं। हमने पाया था अभी F इक्वल टू SI पद्धति में ना 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मान क्या मिला था अपने को 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम माइनस स्क्वायर ये मिला था। यदि हमें ये मान लें क्या, यदि दोनों जो आवेश हैं इनका परिमाण क्या हो, एक समान हो, ठीक है, इन दोनों का परिमाण मतलब Q1 इक्वल टू Q2 दोनों का मान कितना हो जाए, Q हो जाए, और दोनों क्या हो, सजातीय आवेश हो। दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो मान लेते हैं कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है, तथा इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। इन दोनों के बीच का जो बल है वो कितना है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। अब इसमें हम लोग जब मान रखेंगे, वेरी गुड, F का मान कितना है 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू इधर क्या है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 का मान कितना है, Q इंटू Q बटे R का मान कितना है 1 स्क्वायर। 9 से 9 कैंसिल होगा, 10⁹ से 10⁹, Q का गुणा होगा तो Q स्क्वायर बराबर 1 का मान 1, तो Q बराबर क्या बचेगा ±1, और ये कहलाता है क्या, एकांक आवेश। Q का मान कितना आया ±1, 1 आया, 1 मतलब एकांक, ठीक है। अब इस आधार पर इसका परिभाषा बनता है, क्या बनता है, जब दो सजातीय एवं समान परिमाण के आवेश, इनका परिमाण क्या है, इक्वल है, एक समान है, ठीक है, इन दोनों का परिमाण कितना है, इक्वल है, एक समान है। जब दो समान परिमाण के सजातीय आवेश एकांक दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, सजातीय आवेश हैं। 9×10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो उन आवेशों को क्या कहते हैं, हम एकांक आवेश कहते हैं, ठीक है। लिख देता हूं इसके परिभाषा को, दो समान कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गया क्या, एकांक आवेश की परिभाषा, कि जब दो समान परिमाण के सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो वे आवेश क्या कहलाते हैं, एकांक आवेश कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हुआ कूलाम बल और कूलाम का नियम। एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल कहलाता है। इसके लिए बल कितना लगता है, कूलाम ने नियम दिया था जिसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं, कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इन दोनों के बीच की दूरी इस r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोनों को मिला के लिखते हैं तो क्या मिलता है, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो नियतांक लगता है K, तो F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और इस F का मान जो होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, मात्रक की पद्धति पर और माध्यम पर। मात्रक की पद्धति में K का मान SI पद्धति में कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है।
सीजीएस पद्धति में के का मान कितना आता है, 1 आता है। ठीक है। माध्यम में हमने देखा कि निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। फिर हमने एकांक आवेश ज्ञात कर लिया। ठीक है। अगले वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।